हेलो सक्षम मानियाज, आपका आपके सक्षम एस अकेडमी में स्वागत है। मैं विमलेश सर आज आपको चैप्टर नंबर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव का अनसॉल्व न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं, जिसमें सबसे पहला हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से शुरुआत कर रहे हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही बीच में छुपा हुआ है। बाकी न्यूमेरिकल के साथ उसको नहीं रखा है, ये थोड़ा सा भीड़ से हटके है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसके लिए। तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। ठीक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2.5 का पहला, जिसमें क्वेश्चन इज गिवन। ध्यान से देखना एकदम अच्छे से। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ओके, इन एसआई यूनिट फाइंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लैम्बडा, याद रखना सिंबल। फ्रीक्वेंसी मतलब एन, एम्पलीट्यूड का मतलब ए। अब आपको बता दो, सबसे ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है ए साइन। देखो, अगर इसको लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे ऐसा होता है 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। यह मेरे पास ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। मुझे ना कुछ भी करके ये इक्वेशन को ऐसा अगर हम लोग बदल ले तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या क्या है, देखो लैम्बडा निकालना है। देखो यहाँ से ये वाले वैल्यू कंपेयर करके मिले, लेकिन ये वैल्यू सही नहीं है, आगे निकलेगा। एन निकालना मतलब टाइम पीरियड का उल्टा निकालना होगा। एम्पलीट्यूड मतलब देखो ये वाला एम्पलीट्यूड तो सही दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या उठाओ, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड जो गिवन है हमको उठाओ। द वैल्यू ऑफ क्या बनाना है समझ में आएगा। ऐसे फॉर्मूले में मुझे इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ताकि मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर सकूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले ऐसा बनाना है, यहाँ मतलब बाहर में सिर्फ 2 पाई चाहिए, 4 पाई का 2 अंदर भेज दो। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट या इक्वेशन जो भी हमारे पास दिया है, क्या वैल्यू हमारे पास y इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई को मैं लिख रहा हूं 2 पाई और इसका 2 अंदर भेज रहा हूं, तो होगा 2t अपॉन 0.08 माइनस 2x अपॉन 0.8। ये 2 अंदर भेजोगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, सिंपल मैथ्स है। ठीक है, कुछ स्पेस साइंस नहीं है यहाँ पे। 0.2 साइन ऑफ 2 पाई और यहाँ पे 2 से कट कर लो तो क्या मिल रहा है 0.04 माइनस x अपॉन 0.4। अब फाइनल हम लोग आ चुके हैं और सीधा ऐसा कर दो कंपैरिजन y इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय कंपेयरिंग विथ ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने वाले हम लोग। ओरिजिनल इक्वेशन आपको याद होगा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा। कंपैरिजन वाला बच्चा क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन हमारे बच्चों को ये आता नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतना सिंपल एकदम चिंदी है, समझ में आएगा, लेकिन हमारे बच्चे इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो ध्यान देना कंपैरिजन में देखने का, जो जिस पोजीशन पे उसकी वैल्यू उसके बराबर होती है। आप देखो ए की जगह पे कौन दिख रहा है आपको, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। 2 पाई अपने जगह पे कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल टी भी अपने जगह पे, देखो कैपिटल टी के जगह पे कौन दिख रहा है और लैम्बडा के प्लेस पे कौन दिख रहा है, माइनस बीच में है ही। सब कुछ देखो सेम है, बस जो डिफरेंट दिख रहा है वो उसके बराबर होता है। कंपैरिजन में यही तो होता है, जो अलग दिखता है वो उसके बराबर होता है। तो कंपैरिजन करो तो ए का वैल्यू क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 0.2, ऐसा यूनिट है इसलिए मैं मीटर लिख रहा हूं। नेक्स्ट कैपिटल टी को कंपेयर किया तो क्या मिला, कैपिटल टी इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड। और लैम्बडा को कंपेयर करूंगा तो लैम्बडा वेवलेंथ होता है 0.4 मीटर। एक झटके में आंसर आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना था। ए मिल गया, लैम्बडा भी मिल गया, देखो लैम्बडा मिल गया, ए मिल गया, फ्रीक्वेंसी बचा रह गया। द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और इसका वैल्यू मैं पुट करता हूं 1 अपॉन टी 0.04, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई किया, ऐसा कुछ आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करें डेसिमल शिफ्ट करने के लिए और कट कर दोगे तो 25, मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मुझे क्या जा रहा है 25 हर्ट्ज। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस का सिंबल देखो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। तो यही एक फॉर्मूला है जो आपको सबसे ज्यादा आज तकलीफ देगा, तो आपको ये फॉर्मूला पहले समझ लेना है। क्या बोल दिया, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू, अरे फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस निकालना हो तो अच्छा, लैम्बडा इज वेवलेंथ, लैम्बडा क्या होने वाला है इसमें, वेवलेंथ। और एक और फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा। एन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये फॉर्मूला भी हमको बहुत ज्यादा काम आने का चांस है। और स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे किसके फॉर्म में रहेगा, लैम्बडा के फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे वेव्स आएंगे तो वेवलेंथ आएगा। ठीक है, तो हम लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 पे जाते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो
अ वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एन गिवन है, कितना है 500 हर्ट्ज, ट्रैवलिंग विद द स्पीड, स्पीड दे रहा है हमको 350 मीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन इसने बोल रहा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस सिंबल फाई होता है, ठीक है। बी, ठीक है, बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट एट द सर्टेन पॉइंट एट द टाइम, ठीक है, टाइम की वैल्यू भी हमको दे रहा है इसमें, टाइम कितना दे रहा है हमको 1 मिली सेकेंड अपार्ट, मतलब टाइम डिफरेंस की जो वैल्यू है कितना है वो 1 मिली सेकेंड, मतलब ऐसा होगा 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड, मिली को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मतलब आपको पाथ लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है वो पाथ लेंथ, इसको हम लोग डेल्टा एल से यहाँ पे दिखा रहे हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कब, व्हेन कहाँ गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट विच आर 45 आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस तो भैया इस केस में आपको फेज डिफरेंस निकालना है, इस केस में आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ लेंथ जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस आपको निकालना है, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई का वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, मतलब π/4, समझ में आएगा, π/4 हमको गिवन है, आपको वैल्यू सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर लैम्बडा की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालेंगे लैम्बडा, लैम्बडा नहीं मिलेगा तो काम कुछ नहीं होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे द वैल्यू ऑफ स्पीड, द वैल्यू ऑफ स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू वी, मतलब वी इज इक्वल टू क्या, एन लैम्बडा, लैम्बडा वी का आप लोग ऐसा करो एन को इधर ले गया हो, तो वी अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्बडा, वी का वैल्यू कितना दे रहा है हमको 350 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है हमको 500 इक्वल टू लैम्बडा, इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर इसको कट करता हूँ तो आंसर देखो ना 5 7 जा 5 10 जा, मतलब लैम्बडा का वैल्यू मुझे 7/10 मिल रहा है, इसको ऐसे रहने दो, कुछ चेंजेस नहीं करोगे, ऐसे रहने दो, ठीक है। आगे मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, अब फेज डिफरेंस, पहले पार्ट डिफरेंस निकालो, उसके बाद फेज डिफरेंस मिलेगा। पार्ट डिफरेंस जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस के बराबर है, किसके बराबर है ये, डिस्टेंस के, और डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालते हो, सिंपल, यहाँ पहले केस में, पहले केस के लिए तो डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालते हो, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस टाइम इधर जाएगा तो स्पीड इंटू टाइम, तो डेल्टा एल पहले केस का आपको निकालना है, वी का वैल्यू इज 350 इंटू टाइम है 10⁻³ ठीक है, 1 इंटू 10⁻, तो 1 का मल्टीप्लाई किया सेम आ गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस और फॉर्मूला सिंबल में लिख रहा हूँ, क्या होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, वैल्यू पुट करो 2π, ऐसे लैम्बडा की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/10 इंटू डिस का वैल्यू कितना डेल्टा एल का 350 इंटू 10⁻³ अब मैं क्या करूंगा, सबसे नीचे चला जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर आएगा तो क्या मिलेगा 2π इंटू 10 इंटू 350 इंटू 10⁻³ अपॉन में 7 5 जा करूंगा 50 हो गया, समझ में आ रहा है क्या। अब क्या करूंगा मैं 52 जा 100 और ये 10, क्या बोल रहा समझ में आ रहा है क्या, 52 जा 100 और ये 10 है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 10⁻³ और पाई भी बचा है, पाई मत भूल जाना, ठीक है। इन सबको मुझे लगता है कट कर सकते हो, तो आंसर क्या बचा है पाई, मतलब फेज डिग्री फेज जो डिफरेंस है मुझे क्या मिल जा रहा है यहाँ पे पाई रेडियन, मतलब अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये 180 डिग्री के पास आने का चांस होता है, ये रेडियन है, सी यहाँ पर लिख दिया, मतलब ये रेडियन है, रेडियन। चलो अच्छा ये मिल गया मुझे, एक चीज और अगला केस है, पहले इसको देख लो, ठीक है। अब अगले केस में मुझे क्या निकालने बोला है, इस बार पाथ डिफरेंस निकालने बोला है, फेज डिफरेंस गिवन है, सेम फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा वैल्यू इसमें बस चेंज हो जाएगा। अब मुझे इसमें क्या निकालने बोला है, तो फिर से देखो केस नंबर 2 के लिए क्या लिखूंगा मैं, इस बार तो क्या लिख रहा हूं मैं, सेम लिखो पहले, फेज डिफरेंस कोई अलग फॉर्मूला नहीं, सेम फॉर्मूला, क्या फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एल, इसका मुझे डेल्टा एल फाइंड करना है, पिछला केस का अप्लाई मत कर देना, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे फाई की वैल्यू इस बार कितना दे रहा था 45, मतलब π/4, यहाँ पे 2π/λ का वैल्यू क्या था हमारे पास 7/10 इंटू डेल्टा एल, इन सबको ले जाओ इधर सीधा, क्या मिलेगा π/4 इंटू 7/10 और 2π इधर आ जाएगा नीचे, इक्वल टू क्या मिलेगा डेल्टा एल, क्या कर दिया डिवाइड से दोनों गए मल्टीप्लाई हुए, मल्टीप्लाई से इधर आ गए डिवाइड हो गए, पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया मुझे दिख रहा है, और क्या बचा हमारे पास 4 2 8, मतलब 7/80 के आसपास मुझे कुछ वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। आगे मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो डेल्टा एल देख लो क्या क्या वैल्यू हमारे पास बचे है, इसको डिवाइड किया, ठीक है, और π/4, ठीक है, और ये 2 कटा क्या, 2 अभी तक नहीं कटा क्या, π/4, ठीक है, परफेक्ट है। 7 मेरे पास कितने के आसपास का वैल्यू आ रहा है 80 का, ठीक है। चलो डिवाइड करें, पाई को कैंसिल करके 7 को डिवाइड करना है मुझे 80 से,
इसमें अपना टाइम वेस्ट होता है 7 डिवाइड बाय 80, 80 0.0, इसका आंसर आ रहा है डेल्टा एल का 0.0875 मीटर। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको 8 का डिवीजन आता है, बस डेसिमल पीछे खींच लेना। तो यही हमारा पार्ट डिफरेंस देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बात है 11th वन, क्या बोल रहा है, अ साउंड वेव इन अ सर्टेन फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट द ऑब्स्टेकल टू फॉर्म द स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव बन रहा है। स्टैंडिंग वेव आपको याद होगा, ऐसा वाला वेव्स बनते थे जिसमें अपोजिट साइड से वेव आते थे, जिनका सब कुछ सेम होता था, बस डायरेक्शन अपोजिट होता था। समझ में आएगा, ये वाला वेव बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, तो आप लोग वहां सीखा होगा दो नोड, ये हमारा होता है एंटी नोड, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा होता है नोड। समझ में आएगा, नहीं नोड हमारा ये होगा, ये वाला पॉइंट होगा नोड, और ये वाला पॉइंट एंटी नोड। अब चाहे कौन सा भी हो, नोड हो चाहे एंटी नोड हो, दो नोड या दो एंटी नोड के बीच का डिफरेंस होता है लैम्बडा बाय 2 का। समझ में आएगा, डिफरेंस कितने का होता है, लैम्बडा बाय 2 का। चैप्टर का थ्योरी में सिखाया गया आपको। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हमको, 3.75 सेंटीमीटर। आपका वैल्यू किस में दिया है, सेंटीमीटर में, यह होना चाहिए मीटर में। तो अच्छा, पहले ऐसा करो, इसको इधर ले जाओ, लैम्बडा 2 जाएगा इधर, तो 2 इंटू 3.75 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये लैम्बडा का वैल्यू निकाला। अब लैम्बडा क्यों निकाला, हमको आगे काम आएगा, लेकिन आपको याद रखना दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 होता है, इसलिए लैम्बडा बाय 2 रखा, इसको आगे सॉल्व किया। आगे तो हो गया, इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड v इज गिवन 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। सेम फॉर्मूला लगा लूंगा, द स्पीड ऑफ साउंड एंड फॉर्मूला मेरे पास क्या है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। हमको n निकालना है, तो लैम्बडा इधर ले आते हैं बराबर n, तो मुझे मिल जाएगा n इक्वल टू v की वैल्यू कितना 1500 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू कितना 2 इंटू 3.75 इंटू 10⁻²। अब मुझे क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। पहले आते हैं -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये आपको लॉग एंटी लॉग से करना है, चलोगा 15 डिवाइड बाय 2 समथिंग आया, डिवाइड बाय 3.75 किया, इसका आंसर बच्चा 200 आ रहा है, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, अब ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 10⁻³ को हटा के आप चाहोगे तो किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हो। 10⁻³ मतलब किलो हर्ट्ज, नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहां तक भी परफेक्ट आंसर मान जाएगा। देख लो, आगे बढ़ेंगे। चलो जो नेक्स्ट वन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पे। टू सोर्स ऑफ साउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। मतलब दो साउंड है, देखो यहाँ पे मैं बना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखा, 4 मीटर। दे बोथ एमिट द साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम है, एंड द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मतलब आइडेंटिकल वेव है, स्टेशनरी वेव बनाएगा ये, आइडेंटिकल वेव है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है यहाँ पे सेम 330 हर्ट्ज, बट दे आर आउट ऑफ फेज। उनका आउट ऑफ फेज बोलने का मतलब उनका जो सेंट्रल बनेगा वो मैक्सिमा नहीं बनेगा, मिनिमा बनेगा। सेंट्रल वाला जो मेन पॉइंट बनता है, सेंट्रल पॉइंट, उसका क्या बनने वाला है, मिनिमा बनने वाला है। क्या बनने वाला है, मिनिमा। मिनिमा मतलब ऐसा पॉइंट जो जहां पे इंटेंसिटी सबसे कम होगा, इंटेंसिटी एकदम जीरो रहेगा, उस पॉइंट की बात कर रही है। मतलब आउट ऑफ फेज बोलने का मतलब इतना, सेम फेज में होता तो वहां पे सेंटर में मैक्सिमा बनता, सेंट्रल मैक्सिमा। आउट ऑफ फेज है इसलिए सेंट्रल क्या बन रहा है, मिनिमा। तो सेंट्रल में मिनिमा बनेगा, यह ध्यान रखना है। आगे और क्या है मिनिमा समझाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। आगे, बट दे आर आउट ऑफ फेज, at what distance between the two sources will the sound intensity be maximum? distances लिखता हूं मैं, of maximum intensity। मैक्सिमम इंटेंसिटी, बहुत सारे डिस्टेंस आएगा जहां पे इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमा मिनिमा ये अल्टरनेट ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लिया, अब यहाँ से समझो वेव ऐसे ट्रेवल करते हुए आ रहा है, और दोनों आउट ऑफ फेज का मतलब एक वेव अगर ऊपर से आ रहा है तो दूसरा वेव कहाँ से आ रहा होगा, नीचे से। समझ में आएगा कुछ इस टाइप से, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट भी नहीं बनाना चाहूंगा, मैं आपको ऐसा बना के बताना चाहूंगा कि आपको समझ में जल्दी आए। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, एक सेकंड चलो बस। ठीक है, तो यहाँ पे भाई एक वेव, मैं आपको ना ये वाला वेव बनाना चाहता हूं। स्टेशनरी वेव का एग्जांपल एक ले रहा हूं मैं।
ठीक है, ऐसे और आगे बढ़ेगा। मैं एक लूप और ले लेता हूँ, आपको समझाने में मुझे कुछ आसान होगा। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिया। अब क्या बोल रहा है, सेंट्रल मिनिमा बनेगा, मतलब हमारा मेन जो लाइट है वो यहाँ पे है, सेंट्रल मिनिमा, क्योंकि आउट ऑफ फेज था ना। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल मिनिमा बनेगा, यहाँ पे याद रखना ये सेंट्रल मिनिमा, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, ये पूरा जो डिस्टेंस जो भी है वेव का कितना दिया हमको, 4 मीटर, मतलब यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दे रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे अब लैम्बडा यहाँ पे मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या क्या निकालूंगा, पहले लैम्बडा की वैल्यू निकालो। पूरे का डिस्टेंस 4 मीटर है, ये बस इतना याद रखना। पहले आप लोग स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एन लैम्बडा। यहां से पहले लैम्बडा निकालो, आपको काम आसान होगा। ठीक है, वी का वैल्यू कितना, 330। अच्छा, 330 गिवन नहीं है बुक में, फिर भी लिख दिया। कैसे, साउंड की स्पीड 330 ही होती है। ठीक है, 330 इक्वल टू एन का वैल्यू कितना, 330 ये भी है, और लैम्बडा। सो कट किया तो लैम्बडा का वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल गया, 1। लैम्बडा का वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल जा रहा है, 1। मतलब मुझे कभी यूज करना होगा लैम्बडा की वैल्यू, तो मैं वैल्यू क्या यूज करने वाला यहाँ पे, 1। अच्छा, आगे मैं और सॉल्व करता हूं मैं इसको। ठीक है, तो मुझे आगे आगे अभी और सॉल्व करना है। अभी देखो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको इससे फिलहाल अभी कुछ लेना देना अभी तक नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा से क्या पूछ रहा है हमको, सेंट्रल पॉइंट हमारा जो है वो मिनिमा है। अच्छा, मैक्सिमा बोल दिया था, ये मिनिमा है। वहां से कितना डिस्टेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज समझो, एक वेव का जो डिस्टेंस होता है, हाँ, वो लैम्बडा होता है। कितना होता है, लैम्बडा। अच्छा, अगर आधे वेव की बात किया, मैं इतने से वेव की बात किया, तो लैम्बडा का आधा किया, वेव का आधा किया। तो अगर समझो मैं इसका भी आधा किया, मतलब यहां से मिनिमा से ये पॉइंट होता है मैक्सिमा, मिनिमा से इस पॉइंट की बात करूंगा, आधा का आधा वेव, मतलब इसका डिस्टेंस क्या आएगा, लैम्बडा बाय 4। समझ आएगा, ऐसा कुछ आपको वैल्यू मिलेगा। अब मैं आगे इसको सॉल्व करके बताता हूँ डायग्राम में। क्या बोला आपको, मैं समझ में आ रहा है क्या, यह वेव जब इतनू सा गया ऊपर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 4। अगर यहां से नीचे आ गया तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2। यहां से अगर एक और ऐसा वेव आगे बढ़ गया, मतलब टोटल हो गया लैम्बडा, मैं आधा लिया लैम्बडा बाय 2 हुआ, उसका और आधा लिया तो लैम्बडा बाय 4 हुआ। मतलब इतना तो आप लोग जानो कि ये सेंट्रल मिनिमा से लेकर पहला जो मैक्सिमा होगा ये वाला पॉइंट, पहला मैक्सिमा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब आधा ना है, आधा का आधा वेव है, मतलब एक लूप का आधा लूप है। तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले द पोजीशन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट मैक्सिमा, पहले मैक्सिमा का जो मुझे पोजीशन मिलेगा वो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे लैम्बडा बाय 4। यहां से यहां तक का डिस्टेंस समझ में आएगा, पहला का पोजीशन यहीं पे ना मिलेगा, पहला पोजीशन देखो ये पॉइंट पे है, समझ में आएगा। तो दोनों साइड, आधा साइड है इसलिए आप लोग प्लस माइनस लगा लो, दोनों साइड आएगा तो प्लस माइनस आपने यूज कर लिया। अच्छा, मुझे बताओ आप लोग लैम्बडा का वैल्यू क्या है, 1 है क्या, लैम्बडा का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 4। अगर 1 में आपने इसका डिवाइड किया तो प्लस माइनस 0.25 आएगा, मतलब इतने मीटर पे है दोनों साइड है। सेंट्रल मिनिमा के दोनों भी साइड इतने डिस्टेंस पे वो क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा, पहला इधर साइड। अच्छा, उसके बाद इसके बाद का भी और पोजीशन बचा, ये आपका मैक्सिमा हुआ, ऊपर वाला पॉइंट मैक्सिमा होता है। यहां से और यहां का डिस्टेंस मुझे बताओ कितना आएगा, यहां से सिर्फ आधा रहेगा तो लैम्बडा बाय 4, ये और आधा लिया मतलब लैम्बडा बाय 4, टोटल कितना होता है 2 टाइम ऑफ लैम्बडा बाय 4। समझ में आएगा, मतलब यहां से पहला डिस्टेंस तो लैम्बडा बाय 4 मिला, लेकिन इसके आगे का डिस्टेंस क्या मिला, 2 लैम्बडा बाय 4। समझ में आएगा, मतलब लैम्बडा बाय असली में 2 होता है वो डिस्टेंस, ये आधा लूप कम से कम एक लूप बन जा रहा है, आधा लूप इस साइड का, आधा लूप इस साइड का। तो मैं क्या लिख रहा हूं, द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, तो क्या मुझे मिलेगा, इसके अंदर आपको प्लस करना है, किसका प्लस करना है, 0.25 के अंदर प्लस माइनस करना है मुझे। किसको प्लस करूंगा, देखो ना, 2 लैम्बडा बाय 4 को, किसको प्लस करूंगा, 2 लैम्बडा बाय 4, मतलब लैम्बडा बाय 2 को यहां लिखूंगा मैं लैम्बडा बाय 2। अच्छा, प्लस करो 0.25 प्लस माइनस लैम्बडा बाय 2 मतलब 1/2, और 1 में अगर डिवाइड कर दो प्लस माइनस 0.25 0.5 डिवाइड किया तो प्लस कर लो, तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 0.75 मीटर। नेक्स्ट पोजीशन कहां पे मिल रहा है मुझे, 0.75 मीटर पे, और नेक्स्ट निकालूंगा इसके आगे। तो इसको पहले देखो, मैं यहां पे रफ करूंगा, ये यहीं पे लिखता हूं क्या, द पोजीशन ऑफ, ऐसा को चलता रहेगा, पोजीशन ऑफ नेक्स्ट मैक्सिमा,
और आपको मतलब क्या करना है इसमें, λ/2 प्लस करते चलो। अब देखो जब यहाँ पे आया तो और अगला कहाँ पे आएगा, आगे वेव बनाया मैं तो, और अगला इस पॉइंट पे आएगा, इनके बीच का डिस्टेंस फिर से, अरे ये बच्चा ये मैक्सिमा पॉइंट है, दो मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस λ/2 का होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में ही आ चुका है। द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट मैक्सिमा क्या होगा, +-0.75, तो ऐसे रहेगा। अब इसके आगे बनाना, यहां से मत लेना, इसके आगे ये है और इसके और आगे जा रहे, तो इसमें और आपको क्या करना है, +-λ/2 करना है, मतलब +-0.75 +- लैम्बडा मतलब 1/2, मतलब क्या आ गया 0.5। अब 0.5 का प्लस माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 1.25 मीटर। मतलब पहला पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये, तीसरा पोजीशन ये, ऐसे ऑन सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, देख लोगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13 क्या बोल रहा है, टू साउंड वेव ट्रेवल विद द स्पीड, स्पीड गिवन है हमको, और क्या बोला, इफ देयर फ्रीक्वेंसी हैव द आल्सो आइडेंटिकल, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है और उसका वैल्यू भी गिवन है हमको 540 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड फेज डिफरेंस। सिंबल क्या बनाता है हम लोग उसका फाइ। आगे क्या बोल रहा है, बिटवीन द वेव एट द पॉइंट, मतलब दो पॉइंट पे है, एक कहीं पे पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 3.5 है और दूसरा इतने पे, तो आप लोग मुझे बताओ, एक 3.5 एक 3 पे है, इन दोनों पार्ट डिफरेंस है कि नहीं। पार्ट डिफरेंस मतलब इन दोनों के पोजीशन में कितने का डिफरेंस है वो, तो पार्ट डिफरेंस मतलब यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एल। कैसे निकालोगे, 3.5 - 3 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। इन दोनों भी वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.5 मीटर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है इधर, हाँ चलो बस हो गया खत्म। अब निकालो सीधा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओ। नहीं, पहले हमको लैम्बडा निकालना पड़ जाएगा ना, तो निकालो पहले वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ स्पीड, लैम्बडा के बिना काम नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ क्या लिख रहा है यहाँ पे, स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लैम्बडा। ठीक है, अब यहाँ पे v/n इज इक्वल टू लैम्बडा हो जाएगा। v की वैल्यू मुझे 330 है और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है मेरे पास 540 इक्वल टू लैम्बडा। अगर आप लोग आगे और सॉल्व करते हो तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 कैंसिल कर दो और 33 ऐसे रहने दो, कुछ मत करो, आगे जाके सॉल्व करना ही है हमको। तो लैम्बडा का वैल्यू मुझे मिल गया। आगे मैं क्या निकालूंगा, फेज डिफरेंस, तो लिखूंगा ऐसा, द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस का भी सिंबल हमने लिख लिया, आदत बना लिया हमने, डेल्टा एल का। चैप्टर 7 में यही सब सिंबल यूज हुआ है, चैप्टर 7 में भी ये फॉर्मूला बहुत बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2π/λ का वैल्यू 33/54 इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल आपने क्या निकाला, ये रहा 0.5। सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो आपको वैल्यू सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, सबसे नीचे वाला वैल्यू जाएगा सबसे ऊपर, मतलब ऐसा 2π इंटू 54 इंटू 0.5/33। मैं सॉल्व कर दूंगा, 5 2 10 कर दूंगा, डेसिमल हट ही जाएगा, मतलब बचेगा 54। ठीक है, 54 में अगर 33 का डिवाइड कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। 54 डिवाइड बाय 33, आंसर इज 1.66 आ रहा है। बच्चा लोग 5 2 10 और एक पे डेसिमल, मतलब 1 आ गया, खत्म हो गया, इतना पाई आ रहा है, तो फाई का वैल्यू इतना पाई रेडियन में आ रहा है वैल्यू। समझ में आ रहा है, देख लोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो बच्चा नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल, दो वायर है जिनका मटेरियल क्या है, सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब लीनियर डेंसिटी होता है और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। लीनियर डेंसिटी उसको बोलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन लेंथ। यहाँ पे सिंबल यूज हुआ है इस चैप्टर में, लीनियर डेंसिटी का सिंबल मास अपॉन लेंथ। ये मास नहीं है, हाँ ये लीनियर डेंसिटी है, दोनों की वैल्यू हालांकि सेम है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अच्छा आगे और क्या बोल रहा है, वन वायर इज लोडेड विथ, पहले वायर में लोड है 1.5 kg का। लोड मतलब होता है फोर्स, हमको निकालना पड़ेगा टेंशन। ठीक है, और दूसरे वायर का लोड कितना दे रहा है, 6 kg। ठीक है, लोड दे रहा है हमको, केजी में दिया है, न्यूटन में दिया होता तो काम टेंशन डायरेक्ट लिख दिए होते। आगे क्या बोल रहा है, द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज, पहले वायर का वाइब्रेटिंग लेंथ दे रहा है 60 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज द सेम। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या है, यहाँ पे सेम है। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर। तो सबसे पहले सर जी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, तो 1/2 पाई रूट ऑफ, हम लोग क्या यूज करते हैं, T/m। समझ आया क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिंपल फॉर्मूला जिसमें T टेंशन है, लोड रहेगा उसके ऊपर, और M तो लीनियर डेंसिटी आपको बता दिया अभी मैं। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले। चला, अच्छा देखो, बाय गिवन कंडीशन मुझे L2 फाइंड करना है। पहले जो कंडीशन गिवन है उसको उठा लो। गिवन कंडीशन देखो, ये वाला
दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है ना फंडामेंटल। अच्छा फ्रीक्वेंसी है तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा 1/2 पाई, यहाँ पे बच्चा एल होना चाहिए था, 2L होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या होता है 2L, ठीक है। पाई नहीं, यहाँ उसको हम लोग जब डिराइव करते हैं तो लेंथ का वैल्यू पाई 2 पाई के बराबर मिला था, यहाँ पे आपको 2L लिखना है, ठीक है। अब मुझे वैल्यू पुट करो, पहले का है तो क्या लिखूंगा 1/2L1 रूट ऑफ T1/m, M1 M2 तो सेम है, इक्वल टू 1/2L2 रूट ऑफ T2/m, m दोनों का क्या है यहाँ पे सेम। अब सवाल है कि सर T1 T2 तो आपने निकाला नहीं, तो निकाल लेते हैं ना बच्चा। यहाँ पे मैंने बच्चा इसको आप ऐसा लिखो ही मत, फोर्स लिखो ही मत, सीधा टेंशन लिखो, फोर्स मत लिखो, टेंशन के फॉर्म में लिखो और डायरेक्टली इसके केजी में 9.8 का मल्टीप्लाई कर लो, ये न्यूटन बन जाएगा। 9.8 का दोनों में मल्टीप्लाई, टेंशन डायरेक्टली लिखो, फोर्स लिखता तो भी गलत हो जाता, फोर्स का यूनिट केजी कहाँ होता है, समझ में आ रहा है क्या। तो 1.5 इंटू 9.8 लिखना और T2 का वैल्यू क्या लिखना 6 इंटू 9.8, अच्छा मल्टीप्लाई कर ले, क्या मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, आंसर इज 14.7 न्यूटन पहले का। अच्छा दूसरे का लोड क्या मिल रहा है मुझे 6 इंटू 9.8, ठीक है। 6 इंटू 9.8 का तो आंसर आ रहा है 58.8 न्यूटन, समझ में आएगा। तो मेरे पास ये 2 न्यूटन मतलब दोनों का टेंशन मिल जा रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। टेंशन निकाल लो, हाँ केजी गलत था, टेंशन फोर्स लिखते तो गलत ही हो जाता। आपको इसमें जी का मल्टीप्लाई करना है mg, अरे फोर्स का फॉर्मूला mg लिखते हो ना, वही वाला लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस फोर्स को यहाँ पे टेंशन बोल रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूट को हटाएंगे तो दोनों साइड कर लेता है स्क्वायरिंग, और लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा 1/4L1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग क्या ये रूट हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा क्या T1/m इक्वल टू यहाँ पे भी 1/4L2 का स्क्वायर, बचेगा क्या T2/m। मास दोनों का, मास बोल रहा हूँ, लीनियर डेंसिटी दोनों का क्या था सेम, कैंसल करो, m कैंसल होगा, ये l कैंसल होगा, बचा क्या हमारे पास T1/L1 स्क्वायर इक्वल टू T2/L2 स्क्वायर। हमको निकालना क्या L2 स्क्वायर, इधर ले सबको भेज दो उधर, डिवाइड से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई L2 का स्क्वायर इक्वल टू T2, डिवाइड से इधर जा रहा है L1 स्क्वायर और नीचे आ रहा है T1, वैल्यू पुट करो। T2 का वैल्यू कितना 58.8 इंटू L1 का वैल्यू कितना था हमारे पास, ऐसा करते हैं। अच्छा मैं भी इसको सेंटीमीटर में आंसर लिख दूंगा, 60 लिखता हूँ, कैलकुलेशन में आसान होगा। मैं मेरा आंसर किस में निकाल लूंगा सेंटीमीटर में, अपॉन T1 का वैल्यू बताओ, T1 कहाँ गई ये 14.7। अब आगे मुझे इसको सॉल्व करना है, ये L2 का स्क्वायर है तो L2 बच्चा लोग क्या मिलेगा मुझे, रूट में जाएगा ये 58.8 इंटू 60 का स्क्वायर अपॉन 14.7। अब क्या करूंगा, मुझे इसको स्क्वायर रूट देखना, अच्छा आप लोग को ये करना है बच्चा, इसको लॉग बुक से आपको इसको स्क्वायर रूट लेना है। 60 का स्क्वायर तो पहले से 160 बार आएगा, इसका स्क्वायर बाद में लॉग एंड लॉग से डिवाइड करना है। आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा, बस इतना जान लो, समझ आएगा। तो आगे कैलकुलेशन कर लोगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या बोल रहा है, अब पाइप क्लोज एट द वन एंड, पाइप एक एंड पे क्लोज है तो कुछ ऐसा बनाता था फ्रीक्वेंसी, कैन प्रोड्यूस द ओवरटोन एट द फ्रीक्वेंसीज, ओवरटोन से जिसका वैल्यू हमको गिवन है। अब ओवरटोन है तो मैं पहले वाले ओवरटोन को लिखा NP, दूसरे ओवरटोन को NP+1, ओवरटोन एक एक प्लस होता जाएगा। फर्स्ट ओवरटोन अगर होता तो P के प्लेस से 1 लग दे, कौन सा ओवरटोन है हमको नहीं बोला है, बस ओवरटोन बोला है। तो पहला ओवरटोन है तो P, दूसरा ओवरटोन को NP+1, तीसरे ओवरटोन को P+2, ऐसे जितने भी ओवरटोन होंगे एक एक प्लस करते जाऊंगा। अच्छा आगे और मुझे क्या बोला है इसमें, देखिए कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन का वैल्यू दिया है और क्या पूछ रहे हैं हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है वो, उसका सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं n, तो बीच में क्या लिख के रखा हूं, तो किसी भी आप लोग जब फ्रीक्वेंसी का निकालोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिथ ओवरटोन का जब निकालोगे पाइप, ऐसे पाइप के अंदर जो एक एंड पे क्लोज है, तो उसका ये सिंपल फॉर्मूला ये होता है, क्या फॉर्मूला है NP इक्वल टू 2P-1 इंटू n, n कौन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, समझ रहे क्या। तो देखो मैं कैसा लिख रहा हूं, फॉर NP मैं पहला क्या निकालने जा रहा हूं, NP सिंपल है तो यही वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो मुझे NP का जो यहाँ पे वैल्यू है मुझे गिवन है कितना है, NP इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 2P-1 इंटू n, और NP पहला वाला ओवरटोन क्या वैल्यू दे रहा है मुझे 640 इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं 2P-1 इंटू n, इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। नेक्स्ट निकालो, आगे वाला क्या निकालेंगे, फॉर ठीक है P+1 ओवरटोन,
इसको ऐसा लिखना चाहिए था पिथ ओवरटोन। अब मतलब पता नहीं ना कौन सा नंबर का, उसके और आगे का ये हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या लिखूंगा एन पी प्लस वन, तो वैल्यू मुझे क्या आ जाएगा, सब कुछ आपको सेम फॉर्मूला लगाएगा, बस क्या करना है आपको टी के प्लेस पे पी प्लस वन करना है आपको, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे आपने लिखा था टू पी हो जाएगा टू पी प्लस वन, और यहाँ पे माइनस वन है, और बाहर में क्या आएगा एन, और इस पूरे का वैल्यू गिवन है, कितना वैल्यू हमको हमारे पास है 896, ठीक है। इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, टू पी प्लस टू, ठीक है, माइनस वन इंटू एन, अरेंज कर लो 896 इक्वल टू टू पी प्लस वन इंटू एन, हमारे पास ऐसा कुछ वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे जाके दोनों का ना कभी भी याद रखो, अगर आपका ओवरटोन से तो किसी भी दो ओवरटोन के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आता है, समझ में आ रहा है क्या, मुझे मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी हेल्प से हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का ओवरटोन का डिफरेंस क्या आता है, कांस्टेंट, वही कांस्टेंट का वैल्यू मैं यहाँ पे निकालना चाहूंगा, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू मैं लिखता हूँ, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, किसी को माइनस करो, किससे, बड़ा कौन है ये, सबट्रैक्टिंग कर दो, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इस वाले में से इसको माइनस करूंगा तो लेफ्ट का माइनस लेफ्ट में होगा, राइट का माइनस राइट में, इसमें से इसको माइनस किया बराबर, यहाँ पे क्या आएगा 2p प्लस वन इंटू एन, माइनस करूंगा 2p माइनस वन इंटू एन, सिंप्लीफाई करो, इसको माइनस करे 6 में से आएगा तो 6 ही आएगा, यहाँ बच गया 5 और यहाँ पे 2, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 256, समझ में आ रहेगा। अच्छा आगे और सॉल्व करते पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो मुझे कैसा मिलेगा 2pn प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो n, इसका भी माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2pn माइनस n, अब माइनस को अंदर भेजो तो सिंबल चेंज होगा, 2pn प्लस n ये जाएगा तो माइनस 2pn और वो हो जाएगा प्लस n, मतलब ये यहाँ पे कैंसिल हो गया और n प्लस n यहाँ पे क्या बच रहा है 2n 256, इस 2 को इधर लाके डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 2 जा और 2 8 जा, तो n का फाइनल वैल्यू मुझे मिल जा रहा है 128 हर्ट्ज। आप कौन सा भी दो ओवरटोन ले लोगे ना, उनके बीच का डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, समझ में आ रहा है क्या, तो ये प्रॉपर्टीज है हमारी इस वेव्स की, ठीक है। तो देख लोगे आगे बढ़ेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या मिल गया 128 हर्ट्ज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं 16 क्या बोल रहा है, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, स्टैंडिंग वेव बना और ट्यूब दोनों साइड ओपन है, तो सिंपल भाषा में समझ जाओ, दोनों साइड ओपन होगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर ट्यूब आपका दोनों साइड ओपन है तो क्या लिखते हैं हम लोग v/2l, दोनों साइड ओपन वाले के लिए, सिंगल साइड ओपन था तो उसका थोड़ी देर पहले अलग फॉर्मूला था, ठीक है, दोनों साइड ओपन रहा तो ये फॉर्मूला, और पाइप का जो ये साइड है ना किनारा, वन साइड ओपन है वन साइड क्लोज है या दोनों साइड ओपन है, इस सबके ऊपर से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है, सेम नहीं आता सब में, कोई पाइप है जो एक ही एंड पे क्लोज है, कोई पाइप जो है वो दोनों एंड पे ओपन है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अच्छा मुझे क्या निकालना है, इसमें एल निकालना है, क्वेश्चन देखो रीड करते हैं, द स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, ओके, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n is given, what is the length of the tube, we have to find l of the tube, पूरा l, इसमें एंड करेक्शन के साथ सब कुछ आ जाता है, ठीक है, और स्पीड ऑफ द साउंड हमको गिवन है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा सबसे पहले, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड, जो दोनों एंड पे क्या है ओपन है, हर लोग के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, अलग अलग केसेस में वेरी कर सकता है, तो v/2l, मुझे l निकालना, l को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो l इक्वल टू क्या मिलेगा v/2n, और v का वैल्यू कितना है हमारे पास 340 डिवाइड बाय 2 इंटू n, n कितना है हमारे पास 300, 0 0 कट गया, ठीक है, और ये 3 2 6 और 6 का डिवाइड करो, इसमें 6 का डिवाइड करो, पहले बाद में 10 बचा है, एक डेसिमल पीछे खींच लेंगे, 6 5 30 होता है, ठीक है, यहाँ बच गया 4, मैं यहाँ पे डेसिमल लेना चाहूंगा, और 0 6 6 36, यहाँ बच गया 4 0 5, ठीक है, और ये मतलब इसको मैं डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है 5.65, नीचे का 3 2 6 से किया ना, नीचे का 10 बचा हुआ है, मतलब अगर आपने इसको डिवाइड किया तो 0.565, आपका आंसर किस में था, मीटर में, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 0.565 मीटर, देख लोगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं प्रॉपर, ओके,
क्या बोल रहा है, फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, एन नॉट से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं फिलहाल किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एन नॉट से। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, फर्स्ट ओवरटोन मतलब मुझे N1 निकालना है, एंड सेकंड ओवरटोन मतलब मुझे N2 भी निकाल लेना है। किसके अंदर, पाइप है ओपन एट बोथ एंड। ओके, पाइप दोनों एंड पे ओपन है, सेम फॉर्मूला भी जो लगाया था हमने। एक चीज का फर्क है, आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिला था आपको, V/2L, और इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, सो अपने एन नॉट से यहाँ पे दिखा रहे हो, ठीक है, एन नॉट नहीं लिखा, सिर्फ एन लिखा तो भी कोई मारेगा नहीं हमको, समझ में आएगा। ये वैल्यूज अगर मुझे निकालना है फर्स्ट ओवरटोन, तो इस पार्ट का डेरिवेशन हमने किया था, तो फर्स्ट ओवरटोन का वैल्यू मिला था 2 टाइम ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकंड ओवरटोन क्या मिला था मुझे, 3 टाइम ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बस यही फॉर्मूला रख के सॉल्व कर देंगे। देखो ठीक है, सबसे पहले क्या निकालूंगा, द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसमें और कुछ गिवन नहीं है क्या, बस इतना समझा दिया, आगे कुछ तो होगा ना और गिवन। ओपन एट बोथ एंड ऑफ द लेंथ, लेंथ इज गिवन बच्चा 25 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लूंगा मीटर में, 10⁻⁻² मीटर। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड v इज गिवन 330 मीटर पर सेकेंड। ये हमको जरूरी था ना, इसके बिना कैसे सॉल्व होता। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड, जो दोनों एंड पे क्या है, ये ओपन है। मैं क्या लिखूंगा फिर इसका फॉर्मूला, n = V/2L, V की वैल्यू 330/2L, L का वैल्यू 25 × 10⁻²। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या होगा, पहले 25 2 जा, अगर मैं करता हूं 330 ऐसे इसको ऊपर लेके जाओ तो 10⁻²+2 हो जाएगा, और 25 2 जा होता है 50, मैं 0 0 कैंसिल करता हूं और इसको डिवाइड करता हूं। ठीक है, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 × 10⁻², मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 डेसिमल घिसक जाएगा, 660 हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 660 हर्ट्ज, 660 हर्ट्ज हमको मिल चुका है। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके अंदर, मुझे और क्या निकालना है, फर्स्ट ओवरटोन। तो इसी पाइप के लिए, हाँ सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है बच्चा, अगर पाइप एक साइड क्लोज होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है, इसमें 3 टाइम लग जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, तो मैं इसको क्या लिखना चाहूंगा, N1 = 2 टाइम ऑफ n, therefore 2 टाइम ऑफ n, n is 660, therefore 6 2 जा 12 और एक 13, इतना हर्ट्ज मुझे आ जाएगा पहले ओवरटोन का वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट मैं आगे और बढ़ूंगा, मुझे थर्ड ओवरटोन भी निकालना है, समझ में आ रहा है क्या। तो थर्ड ओवरटोन क्या लिखूंगा, थर्ड मतलब सेकंड ओवरटोन, द वैल्यू ऑफ सेकंड ओवरटोन मतलब क्या होगा, N2 = 3 टाइम ऑफ n, 3 टाइम ऑफ n, n is 660, therefore 6 3 जा 18 और एक 19, मतलब 1980 हर्ट्ज। ये हमारे ओवरटोन्स का वैल्यूज है, देख लोगे, आगे बढ़ेंगे। चलो जब नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल पे आते हैं, 18 पे क्या बोल रहा है, अ पाइप ओपन एट द बोथ एंड, एक पाइप है जो दोनों एंड पे ओपन है, हैज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दोनों एंड पे जो ओपन है उसको हम लोग ने 2 माना है, पहले एंड पे जो ओपन होगा उसको हम लोग 1 मानेंगे। मतलब एक होगा ना ऐसा, एक पाइप है दोनों एंड पे क्लोज है, और एक पाइप है जो एक ही एंड पे क्लोज है, अरे एक एंड पे एक पाइप क्लोज है और एक पाइप है दोनों एंड पे ओपन है, समझ में आएगा। तो हम लोग कौन सा देख रहे हैं, अ पाइप ओपन एट द बोथ एंड, ये ओपन वाले पाइप को हमने क्या मान लिया है, 2 वाला मान लिया, क्या मान लिया है, 2। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रहा है ओपन वाले पाइप के लिए, ओपन जो है दोनों साइड ओपन है उसका फ्रीक्वेंसी ये दे रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज एट द वन एंड, पहले ओवरटोन है उसका जो पाइप दे रहा है हमको, पाइप ओपन, हाँ ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज एट द वन एंड, एक एंड पे जो क्लोज है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, फर्स्ट ओवरटोन हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप ओपन पाइप। मतलब क्या बोल रहा है, ओवरटोन जो है ना पहले वाले का जो एक एंड पे क्लोज है, और दूसरा वाला पाइप है जो दोनों साइड से ओपन है, दोनों का ओवरटोन सेम है। ठीक है, तो मैं ओवरटोन है, कौन सा ओवरटोन है मुझे नहीं मालूम, तो एनपी लिख रहा हूं, एनपी ऑफ द क्लोज एट वन एंड पाइप, एनपी ऑफ द ओपन एट द बोथ एंड। ठीक है, दोनों क्या है, हमको दोनों का ओवरटोन सेम दिया है। अच्छा आगे और क्या दे रहे हैं, हाउ लॉन्ग आर द 2 पाइप्स, मतलब पहले वाले L1 का वैल्यू भी निकालना, L2 L1 याद रखना, किसको हम लोग मान रहे हैं, क्लोज्ड एट वन एंड को,
ये वन वाला क्लोज एट वन एंड को हम लोग L1 मान रहे, और ओपन एट बोथ एंड को हमने क्या माना है L2, और V का वैल्यू कितना दे रहा है 330 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले मुझे ओपन पाइप का नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ओपन पाइप का मैं क्या निकाल लूंगा, पहले लेंथ निकाल लूंगा आसानी से। ठीक है, देखो ना ओपन पाइप का फॉर्मूला क्या है, द वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर अ ओपन पाइप, ओपन पाइप, ओपन पाइप मतलब दोनों साइड भी ओपन है, तो आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इक्वल टू फॉर्मूला लिखा था ना V/2L2, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो L2 इक्वल टू क्या मिलेगा V/2 N नॉट ऑफ 2, V की वैल्यू कितना गिवन है देखो 330, ओके, इंटू 2, और हमारे पास इसका वैल्यू क्या है, हमारे पास N नॉट ऑफ 2, दूसरा ओपन वाले का क्या है फ्रीक्वेंसी 600 है, 0 0 कट करो, हाँ, और इसको मैं 2 से कट किया, नहीं 2 से कहाँ कट होगा, ठीक है, ऐसे रहने दो, कितना बचा है मेरे पास 330, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है 33/6 2 12 मतलब 120, और अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करता हूँ तो मुझे L2 का वैल्यू आ रहा है 0.275 मीटर। तो ये वाला काम कितना आसान हुआ, ये किसका हो गया, मुझे मिल गया लेंथ ऑफ सेकेंड पाइप, मतलब ओपन पाइप जो दोनों साइड से ओपन है उसका लेंथ मुझे मिल गया। अब बारी किसका है, पहले पाइप का, ठीक है, तो पहले पाइप का निकालूंगा तो पहले ओवरटोन भी तो निकाल लूं, ठीक है, जो दोनों साइड से ओपन है उस पाइप का जो ओवरटोन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या लिखते हैं मैं इसको, फर्स्ट ओवरटोन है, कौन सा ओवरटोन लिखूं मैं, ठीक है, चलो हाँ फर्स्ट ओवरटोन ही लिखता हूं, ओवरटोन ऑफ पाइप, ओपन पाइप, इसका वर्ड ही लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है बस, ओपन पाइप, ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, हाँ मतलब ये वाला वैल्यू लिख रहा हूं मैं, एनपी ऑफ ओपन, समझ में आ गया, तो क्या होगा 2 टाइम ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हमने निकाला ना ओवरटोन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम होता है, सेकंड ओवरटोन के बाद वाला ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन में 3 टाइम आ जाएगा, ठीक है, तो मुझे इसका वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा, एनपी ऑफ ओपन पाइप का ओवरटोन की वैल्यू 2 टाइम ऑफ एन नॉट ऑफ 2, हाँ एन नॉट ऑफ 2 का वैल्यू क्या निकला है आपको, निकला नहीं तो गिवन ही था 600, तो एनपी ऑफ ओपन पाइप का मुझे वैल्यू कितना आ जा रहा है 1200, समझ में आ रहा है क्या, ये मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है मुझे किसका, एनपी, मतलब हमारे पास ओवरटोन की वैल्यू मुझे मिल रही है, लेकिन एक और गिवन कंडीशन है कि एनपी ऑफ ओपन जो है, ठीक है, वो ओवरटोन जो है वो किसके इक्वल टू है मेरे, एनपी ऑफ क्लोज्ड ओवरटोन के, तो मैं इसको हटा के सीधा लिख सकता हूं एनपी ऑफ क्लोज्ड एट वन एंड वाला, वन एंड, समझ में आएगा, इसका वैल्यू भी ये आ रहा है, मतलब मेरा जो ओपन एंड की जो ओवरटोन का वैल्यू है वो वन पाइप पे जो क्लोज है उसका ओवरटोन का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसके प्लेस पे ये लिख दिया। अच्छा, अब मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 3 टाइम ऑफ V/4L इक्वल टू ये पहले वाले पाइप का ना L1, ठीक है, इक्वल टू कितना आ रहा है 1200, अपने को L1 निकालना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 3/4, V की वैल्यू कितना है स्पीड 330 अपॉन, वो नीचे आ रहा है बच्चा लोग 1200 इक्वल टू L1, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको आंसर किस में लिखना रहेगा, मीटर में, समझ में आएगा, इसको आप अच्छे से लॉग एंटी लॉग के हेल्प सॉल्व करना, आपका आंसर 0.206 के आसपास आना चाहिए, मैं मोबाइल से कैलकुलेशन किया, कैलकुलेटर से, आपको लॉग से करना रहता है, देख लो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है उसकी लंबाई कितना मीटर दिया हमको 1 मीटर लॉन्ग, मतलब L का वैल्यू है L इक्वल टू 1 मीटर, फिक्स एट द वन एंड, एक साइड पे फिक्स किया हुआ है, सब बांध दिया है, ठीक है, एंड द अदर एंड इज मूविंग अप एंड डाउन, अदर एंड को हम लोग ऐसा ऐसा मूव कर रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा वेव बन रहा है, देखो ऐसा लूप बन रहा है, क्या बोल रहा है विद द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कितना दिया है 15 हर्ट्ज, ड्यू टू द स्टेशनरी वेव विद द 4 कंप्लीट लूप, 4 लूप बन, देखो लूप, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, 4 गोला, 4 लूप बन रहे। अच्छा, आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, एक लूप का, एक वेव का जो डिस्टेंस होता है लैम्बडा होता है, तो एक लूप का कितना होता है λ/2, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा λ/2, इसका भी कितना होगा λ/2, इसका भी λ/2, इसका भी λ/2, 4 लूप है तो λ/2 4 बार प्लस करना रहेगा अगर लेंथ निकालने बोले तो। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, find the speed of the progressive wave which produces the stationary wave, we have to find V, okay, अब क्या बोल रहा है, हिंट दे रहा है, remember that the moving end is an antinode, मतलब जो इस साइड का जो एंड आप ऐसा ऐसा ऊपर नीचे कर रहे हो वो एंटी नोड बना रहा है, वहां पे नोड नहीं बन रहा है,
वहां पे क्या बन रहा है, एंटी नोड। तो यहां तक का लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू तो मालूम चल गया। ये डिस्टेंस थोड़ा सा दिक्कत देगा, तो देखो ना ये लूप का भी और आधा, मतलब ये लैम्डा बाय 4, ये छोटू सा डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय 4। अरे आधे लूप का वैल्यू लैम्डा बाय 4 होता है, इसके पहले न्यूमेरिकल में भी हमने किया है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो ठीक है पहले लैम्डा की वैल्यू निकालो, द लेंथ ऑफ टोटल लूप, ठीक है, लूप मत बोलो, टोटल क्या बोलते हैं इसको, टोटल वेव, लेंथ ऑफ वेव लिखो, लेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। हम लोग इसमें क्या निकाला है, लेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव नाम बोला है क्या, तो नाम उल्टा सीधा लिख दे तो भी दिक्कत है, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्टेशनरी वेव है, सच है ये, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो, लेंथ निकालना है बच्चा, तो लेंथ बताओ कितना इक्वल होगा, 1 2 3 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 टाइम ऑफ लैम्डा बाय 2, 4 लूप का हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, 4 लूप का। अच्छा आधे का कितना हो गया, लैम्डा बाय 4, प्लस करो प्लस, ठीक है। इसको कट कर लो, क्या नहीं, रहने दो, प्लस करना है बच्चा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना है, ऊपर नीचे में 2 का मल्टीप्लाई करो, अगले स्टेप में करो भाई, सब गोजामाजी यही हो जाएगा। देखो 4 लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा बाय 4 मल्टीप्लाई किया, मुझे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई, 2 का, डिनोमिनेटर सेम करना है, 4 2 कितना होगा 8 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा, ऐसा होगा ना, 8 लैम्डा अपॉन 4 प्लस ये 1 लैम्डा, समझ में आ रहा है, टोटल कितना हो गया मेरे पास 9 लैम्डा अपॉन 4 इक्वल टू एल। आपको लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालनी है, इस सबको भेज दो उधर, तो लैम्डा का देखो इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, 4l अपॉन 9 इक्वल टू लैम्डा, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा मुझे, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसको रहने दो, सॉल्व मत करो, बाद में सॉल्व करना, ठीक है। अब आगे क्या निकालना है मुझे, स्पीड, तो लिखूंगा द वैल्यू ऑफ स्पीड, स्पीड इज v इज इक्वल टू होता है ना n लैम्डा, सुना है कि नहीं, n का वैल्यू कितना दे रहा है हमको 15 इंटू लैम्डा का वैल्यू क्या निकाला 4l अपॉन 9, तो ये आएगा, इसको 3 से कट किया, 3 5 जा, और ये नीचे 3 3 जा इंटू 4 इंटू l का वैल्यू क्या है, अरे स्ट्रिंग का पूरे का लेंथ, कितना भी लूप बने मरे चाहे जिए, पूरे लेंथ का जो स्ट्रिंग का पूरा लूप का जो लेंथ है वो कितना, कैपिटल L मतलब 1, मतलब आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 2 5 4 जा 20 अपॉन 3, कट किया तो आंसर आएगा 6.666, कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब मेरे पास स्पीड का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है ना 666, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ v इज इक्वल टू 6.67 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे स्पीड की वैल्यू, इतनी स्पीड से हम लोग ऐसा ऐसा ऊपर नीचे मूव करें, देख लो आगे बढ़ेंगे। चलो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे, अब वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग है, धागा है, धागे वाला अभी जो बनाया था सेम ऐसा ही लूप सब इसमें बनेगा, इसमें भी, ठीक है। अच्छा उसका क्या बोला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको दे रहा है 440, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन, हमको n1 निकालना और n2 निकालना है, तो स्ट्रिंग के लिए आपको मालूम होगा द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, पहले ओवरटोन की जब बात करते हो तो n1 का वैल्यू होता है ना 2 टाइम ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, नेचुरल, तो 2 टाइम ऑफ n बचा कितना 440, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 8 मतलब 880 हर्ट्ज, पहला ओवरटोन एकदम सिंपल, 2 मार्क्स में आने का चांस रहेगा। क्या लिखूंगा मैं नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ सेकंड ओवरटोन की मैं बात करना चाहूंगा, तो सेकंड ओवरटोन का बच्चा मुझे वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, n2 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ n, समझ में आएगा, ये वैल्यूज है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जब डेरिवेशन किए थे ना तब ये सब फॉर्मुलेस निकले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको डेरिवेशन देख लोगे, वन शॉट लेक्चर में बताया गया, अच्छे से वहां देख लोगे आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 3 इंटू n, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना 440, मल्टीप्लाई करे 4 3 12 और एक 13, इतना हर्ट्ज आ रहा है, सेकंड ओवरटोन के वैल्यू 1320 हर्ट्ज, देख लोगे आगे बढ़ेंगे। आ जाओगे नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या बोल रहा है, अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फॉक्स, जो मशीन है जो साउंड रिलीज करता है उसको ट्यूनिंग फॉक बोलते हैं, देखो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबकी फ्रीक्वेंसी इस लाइन से मैं लिख दिया हूँ। आगे क्या बोल रहा है, अरेंज इन द सीरीज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। each clock gives 4 beats per second, beats per second मतलब हमारे पास जो beats की वैल्यू दी है, beats फ्रीक्वेंसी वो कितना दे रहा है 4 बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब बीट पर सेकंड ना जो होता है बीट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब एक फ्रीक्वेंसी कितने सेकंड में बज रहा है, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, मतलब इसका जो भी रहेगा इसमें 4 प्लस करोगे ये आएगा, इसके में 4 प्लस ये करेगा, मतलब 4 4 का डिफरेंस आएगा सब में। आगे क्या बोल रहा है देखो,
एंड दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क मतलब N8, हाँ क्या बोल रहा है, इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट वन। क्या बोल रहा है, लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी है वो दुगना है पहले वाले से। अब पहले वाले क्या है हमको तो मालूम नहीं, मतलब लास्ट वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो दुगना है किससे, पहले वाले से। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्क, वी हैव टू फाइंड N1 एंड N8। समझ में आ रहा है क्या, हमको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या निकालूंगा, द वैल्यू ऑफ सेकेंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले का फ्रीक्वेंसी तो N1 है ही, सेकंड का वैल्यू क्या मिले, मुझे मिल जाएगा N1 प्लस 4। क्यों प्लस 4 किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और 4 इनके बीच की बीट्स है, तो हर एक में 4 ऐड करते जाना है। अच्छा, सिमिलरली आपको अगर N2 N3 निकालना हुआ तो N3 कैसे निकलेगा, N2 प्लस 4। N2 में आपको 4 प्लस करना, याद रखना इसमें 4 प्लस के ये आ गया, अब इस पूरे में 4 प्लस करूंगा तो ये। अच्छा बच्चा लोग, N2 का वैल्यू आप लोग बता सकते हो क्या लिखा था, N1 प्लस 4 और ये 4, मतलब मुझे आप लोग ध्यान से बताओ, N1 प्लस 2 टाइम ऑफ 4 लिखा तो चलेगा क्या, N1 2 टाइम ऑफ 4, अरे 8 आएगा ना, 2 4 जा 8। अच्छा ऐसे N4 निकाल रहा हूं, देखो क्या करूंगा, N4 क्या मिलेगा, N3 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे N1 आया है और यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है 2। ठीक है, N3 है तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, N2 प्लस 4। अब मुझे आता N2 का वैल्यू क्या निकाला आपने, N1 प्लस 2 टाइम ऑफ 4 प्लस 4। मुझे बताओ 2 4 जा 8 और ये 4, टोटल कितना होगा 12। मतलब मैं इसको चाहूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, N1 प्लस 3 टाइम ऑफ 4। अब आपको एक फॉर्मूला लिंक बन जाना चाहिए आपको। ऐसे में जब N1 मतलब आप लोग ये फॉर्मूला एक लिंक बना लो कि N4 ले रहा हूं, मतलब जब N4 आ रहा है तो मेरा N1 प्लस 3 टाइम ऑफ 4 आ रहा है, 4 तो सब में रहेगा ही। ऐसे करते करते मैं सीधा N8 का निकाल रहा हूं, N8 का क्या आएगा, सेम N1 आएगा। अभी तक आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, N3 था तो N2 मिल रहा था और इसको सॉल्व किया तो N3 का वैल्यू क्या मिल रहा है, N1 2 टाइम ऑफ 4। जब 3 था तो 2 आ रहा था, 4 था तो यहाँ पे 3 आ रहा था, देखो ना 3 था तो यहाँ पे N1 2 इंटू 4 था तो क्या मिला, N1 3 इंटू 4। वैसे 8 होगा तो इसका क्या होगा 7 इंटू 4। अरे ऐसा तो अगर नहीं समझ में ऐसा लाइन से अरेंज करते जाना, फिर से समझो। N3 का वैल्यू क्या मिल रहा है, N1 प्लस 2 टाइम ऑफ 4। N4 का वैल्यू क्या मिल रहा है, N1 3 टाइम ऑफ 4। मतलब जब एक आगे बढ़ रहा हूं तो मल्टीप्लाई में 4 N1 फिक्स है, N1 यहाँ पे डैश और ये 4 ये फिक्स है। अगर मैं फिफ्थ के फ्रीक्वेंसी लूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा, सिक्स के फ्रीक्वेंसी लूंगा तो यहाँ पे 5 आएगा, एक कम है, बस इतने का फर्क है। ठीक है, मुझे बताओ N8 का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 7 इंटू 4, 74 नहीं है। अच्छा N8 का एक कंडीशन भी गिवन है, N8 देखो क्या दे रहा है हमको, 2 टाइम ऑफ N1, ये गिवन कंडीशन है। यहाँ पे 7 4 28, यहाँ पे लिखूंगा गिवन कंडीशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इस प्लस को इधर लेके आओ, 2N1 इधर आएगा तो माइनस N1 इक्वल टू 28। सॉल्व किया तो N1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 28 हर्ट्ज। मतलब क्या समझ में आ रहा है, पहले जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 28 हर्ट्ज आ गई। सिमिलर वापस सिंस N8 जो है, N8 छोटू सा लिखने का क्या है, 2 टाइम ऑफ N1, तो 2 टाइम ऑफ N1 इज 28, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 56 हर्ट्ज। मतलब क्या समझ में आ रहा है, लास्ट वाले की जो फ्रीक्वेंसी है इसकी कितना आ रहा है 56 हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 28 हर्ट्ज। हमको और भी कोई पूछता तो इसी फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, बस इतना ही पूछा है, देख लोगे आगे बढ़ेंगे। बात है 22 पे, क्या बोल रहा है, सोनोमीटर वायर बाय द स्ट्रेच बाय द टेंशन देखो T1 दे रहा है मुझे, कितना बोल रहा है 40 न्यूटन, फिर टेंशन लगा है कितने न्यूटन का, 40 न्यूटन का। इट वाइब्रेट इन यूनिसोन विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब कोई भी अपने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। इसका स्टार्टिंग का फ्रीक्वेंसी N1 कितना दिया मुझे, 384 हर्ट्ज। अच्छा, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट गेट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, हमको 2 सेकेंड में कितना बीट्स होगा। अच्छा 1 सेकेंड का बीट्स कैसे निकालोगे, बीट का मतलब होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, N2 माइनस N1 पहले निकाल लो कुछ भी करके, समझ में आएगा, तो एक बीट की वैल्यू मिल जाएगी। 2 सेकेंड है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, समझ में आएगा। मतलब मुझे N1 तो दिया है, कुछ भी करके क्या निकालना है N2। अच्छा अगर देखो क्या दे रहा है हमको, और कुछ गिवन है, हाँ, प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड इफ द टेंशन ऑफ द वायर इज डिक्रीज बाय। अब पहले जो टेंशन था 40 था, अब वो टेंशन 1.24 से डिक्रीज हो गया, तो 40 में से इतना माइनस कर दिया तो ये आ गया।
समझ में आएगा, इतना टेंशन आ गया। आपको पता होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई रूट ऑफ टी अपॉन एन। एम तो सेम है, दोनों वायर है, सेम है, लेंथ भी इसका क्या है, सेम है, मतलब L1 इक्वल टू L2 है, M1 इक्वल टू M2 है। मतलब यहाँ पे ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो बचा कौन, ये और ये। आप लोग जानते हो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, बस खत्म हो गया। तो क्या लिखूंगा मैं, द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखना, या फिर मैं ऐसे लिखते हैं ना, बाय लॉ ऑफ टेंशन। याद करो, भूलना मत कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टी के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो अगर डिवाइड करते तो भी वही आता, और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज किया तो भी वही आएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए n1 अपॉन n2 या फिर n2 अपॉन n1 उल्टा निकालते हैं क्योंकि डायरेक्ट आसान हो जाएगा। n2 अपॉन n1 इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, रूट में t2 अपॉन t1। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो n1 ऊपर है तो t1 ऊपर रहेगा, n2 अगर ऊपर है तो t2 भी ऊपर रहेगा, मतलब या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे। कांस्टेंट अगर कुछ यूज भी करते तो कांस्टेंट जो है वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है। अच्छा आगे मैं बढ़ता हूं, इसको इधर ले जाओ, तो n2 का वैल्यू यहां से क्या मिलेगा मुझे, n1 रूट ऑफ t2। अच्छा t2 का वैल्यू भी तो मुझे पता है, t2 का वैल्यू क्या है मेरे पास, t2 इज ये 38.76 अपॉन t1 का वैल्यू मेरे पास क्या है 40। समझ में आ रहा है क्या। अगर अगर जबकि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो रूट से मुझे बाहर निकालना है, n1 का वैल्यू कितना 384 इंटू इसका स्क्वायर रूट देखता हूं मैं, आपको ये स्क्वायर रूट लॉग बुक की हेल्प से देखना होता है, अच्छा होगा। मैं फिलहाल चीटिंग कर रहा हूं। 38.76 आंसर आया 6.225 डिवाइड बाय 40 का भी देखना है मुझे ऐसे ही, रूट ऑफ 40, इसका आंसर आ रहा है 6.324। बस हो गया। अब मैं क्या करूंगा आगे जाके, मुझे इनको अभी देखो, अभी ये जो भी कहानी है बच्चा आपको लॉग एंटी लॉग से ही करना होता है, डायरेक्ट करोगे तो नहीं मजा आएगा और आप लोग सही से निकाल नहीं पाओगे। तो मैं फिलहाल डायरेक्ट कर रहा हूँ, टाइम बचाना है मुझे, मैं थोड़ा सा चीटिंग कर रहा हूँ, आपको ये सब नहीं करना है। समझ में आएगा। 6.324 आंसर मेरे पास आ रहा है 378। अरे 78 है, हाँ 78 है मेरे पास, यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है 378 हर्ट्ज। इसको अच्छे सॉल्व करना, अप्रॉक्स वैल्यू थोड़ा बहुत मीन डिफरेंस भी आ सकता है, समझ में आएगा। तो मुझे वैल्यू कितना आ गया इसका 378। ओके, मुझे क्या निकालना है बीट्स, तो क्या लिखूंगा, द नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बीट्स की वैल्यू क्या होगी 1 सेकेंड में, तो डिफरेंस निकालो ना, n2 माइनस, इसमें ज्यादा कौन है, ज्यादा n1 है ना, तो इनका डिफरेंस लिखो, n1 माइनस n2, जो ज्यादा होगा उसमें से लिखने का माइनस। ठीक है, तो क्या आएगा n1 का वैल्यू 384 माइनस 378, माइनस कर दिया जाता है, मुझे लगता है 6 आ जाएगा। तो एक बीट्स की वैल्यू 1 सेकंड में इतना है, देयरफॉर द नंबर ऑफ बीट्स 2 सेकंड में क्या होगा, द नंबर ऑफ बीट्स, आपको आंसर तो मालूम चल चुका है, इन 2 सेकंड। तो 2 सेकंड की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कितना आ रहा है 12 बीट्स, ठीक है, पर 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितने बीट्स बनने वाले हैं, यहाँ पे 12 बीट्स का फॉर्मेशन होने वाला है। देख लोगे, आगे बढ़ेंगे, अब कर दे 23 वाला क्वेश्चन निकालोगे। ट्वेंटी थ्री वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। 23rd क्या बोल रहा है, अ सोनोमीटर वायर ऑफ द लेंथ इज गिवन बच्चा 0.5 मीटर इज स्ट्रेच बाय द वेट दे रहा है हमको, मतलब टेंशन निकाल रहा है इनडायरेक्टली, 5 इंटू 9.8 करना रहेगा तो आपको टेंशन मिल जाएगा। वेट दे रहा है, वेट का काम नहीं है हमको, काम यहाँ पे किसका होता है टेंशन का, तो आपको 9.8 का इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू 49 न्यूटन आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है इससे। आगे देखो फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज गिवन 100 हर्ट्ज, कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर, वी हैव टू फाइंड m। तो यहाँ क्या, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। तो n का वैल्यू मैं क्या लिखता हूं 1/2l रूट ऑफ t अपॉन m, ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है। मुझे क्या निकालना है, लीनियर डेंसिटी, तो स्क्वायरिंग करो, पहले रूट हटाओ, यहां से रूट को हटा लेते हैं सबसे पहले, है पहले हम लोग रूट हटाएंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं, n स्क्वायर अपॉन 1/4l स्क्वायर t अपॉन m, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया
तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो गया। m निकालना, m इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो m का वैल्यू क्या मिलेगा, t/4l स्क्वायर n स्क्वायर। हमको m निकालना, m जो है वो लीनियर मास डेंसिटी है, तो m इक्वल टू कैपिटल T, T का वैल्यू बच्चा कितना मिला आपको 49/4 इंटू L कितना दे रहा है बच्चा 0.5 का होल स्क्वायर इंटू n, n मतलब 100 को मैं ऐसा लिखता हूँ 10⁻², 10⁻² क्या लिख रहा हूं मैं इसको 2 और इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करते देखो, यहाँ पे 49 एकदम सिंपल में आंसर है, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, कैसे 10 का पावर 4 आएगा और प्लस 4 है, ऊपर जाएगा तो -4 आएगा, और यहाँ पे देखो 0.5 का स्क्वायर निकालोगे तो 0.25, समझ आ रहा है क्या, तो 49 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन, ध्यान से देखना ये 4 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 25 4 100 और 2 पे डेसिमल खत्म हो गया, और एक डेसिमल चाहिए तो पीछे खींच लो, तो 4.9 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इसका यूनिट क्या लिखते हो आप लोग, किलोग्राम केजी पर मीटर, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल सकता है। ये किसका वैल्यू मिल गया, लीनियर डेंसिटी का, ठीक है, मिला लोगे आपको आंसर एकदम परफेक्ट है। एक लास्ट वाले पे पहुंचते हैं हम लोग, लास्ट न्यूमेरिकल पे हमको चलना है, रफ कर दे रहा हूं, देख लो पहले सब लोग। ठीक है, 24th खत्म होने वाला है। क्या बोला, द स्ट्रिंग ऑफ द गिटार इज 18 सेंटीमीटर लेंथ, उसका लेंथ दे रहा है L इज गिवन, द वैल्यू ऑफ L इज 80 सेंटीमीटर, दैट इज 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 112 हर्ट्ज इफ द गिटारिस्ट विशेष टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, अब वो जो गिटारिस्ट है वो कुछ नया फ्रीक्वेंसी बजाना चाहता है, वो क्या बजाना चाहता है, क्या बजाना चाहता है भाई, 160 हर्ट्ज। पहले वो बजा रहा था तो इतने सेंटीमीटर, गिटार का ऐसा लेंथ होता है, समझ में आएगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये मेरा L1 होगा, इतने पे वो जब ऐसा प्लगिंग कर रहा था, बजा रहा था, तो ये फ्रीक्वेंसी आ रही थी, और अगर वो इतना बजाना चाहता है तो कितने लेंथ पे उसको टच करना पड़ेगा, समझ में आएगा, वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग, कितना लेंथ पे इसको स्ट्रेस करना पड़ेगा। अब देखो स्ट्रिंग सेम है, गिटार का सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे मुझे जो M1 है वो बराबर होगा M2 के, गिटार का जो टाइट क्या होता है टेंशन है, वो टेंशन भी यहाँ पे इक्वली है, मतलब ये दोनों लोग इस केस में क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय लॉ ऑफ लेंथ, बाय लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है। अब लॉ ऑफ लेंथ क्या बोला था कि जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ में आ रहा है क्या, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब याद करो ना n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, समझ में आ रहा है क्या। इसके हिसाब से मैं निकालूंगा द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या निकाल रहा हूं, N1/L2 इक्वल टू मिलेगा आपको L2/L1, समझ में आ रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लॉ ऑफ लेंथ का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब क्या करो, L1 को इधर ले जाओ, N1/N2 L1 इक्वल टू L2, L2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू बता दो 112, ओके, L1 का वैल्यू बता दो 80 इंटू 10⁻², अगर कन्वर्ट नहीं भी करता तो भी आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। N2 का वैल्यू कितना 160, कट करेगा 0 0 8 1 जा 8 2 जा, ठीक है, कितना बचा है 112 इंटू 10⁻²/2, इसको कट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 56 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब गिटारिस्ट को इतने डिस्टेंस पे उसको प्रेस करना पड़ेगा ताकि उसको रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी मिले, सेंटीमीटर में लिखोगे तो हटा दोगे, ठीक है, खत्म हो गया। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।